नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव आज अपने को होस्ट अनामिका तिवारी जी के साथ यहाँ पर वेस्ट इंडिया के चैनल जियो लाइव सीरीज़ के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ हूँ। आज हमारे साथ प्रोफेसर पी के मिश्रा साहब बैठे हुए हैं, जो कि दो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। और आपने IIT BHU में विभिन्न पदों पर रहते हुए बहुत ही अपने योग्यता को साबित किया है। बहुत सारे बच्चे उनसे लाभान्वित हुए हैं। आप विभिन्न प्रशासनिक पदों पर और इसके अलावा शैक्षणिक योग्यताओं को धारण करते हैं और महारत हासिल है आपको, और पूरा देश आपके ज्ञान से लाभान्वित हो रहा है। तो ऐसे ज्ञानी प्रोफेसर पी के मिश्रा साहब से आज आइए इंटरव्यू करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि चूँकि आप कई प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों पर रहते हुए तमाम आपने अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत लंबे समय से आप दे रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि आज अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए अवसरों और चुनौतियों पर आपकी क्या राय है? आज कैसा माहौल है? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आज सोनल जी, आप दोनों का यहाँ आने के लिए और मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए कि मैंने जो कुछ किया है उसे लोगों तक पहुँचा सके और उससे कुछ को फायदा हो तो अच्छी बात है। समाज में कई लोग लाभान्वित हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी शैक्षणिक कैरियर की शुरुआत IIT BHU से की, और ऐसा होता है कि जब भी आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप वहाँ क्या नया कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टीचर की ज़िंदगी को अगर आप देखें तो क्या होता है, रिसर्च है, टीचिंग है, प्रोजेक्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होती है, उसके अराउंड हम काम करते हैं। लेकिन जब मैं IIT BHU में आया तो मैंने देखा कि सारे क्षेत्र में एक्सेल कर रहे हैं हम, लेकिन विश्व जिधर जा रहा है उसमें कुछ क्षेत्र छूटे हुए हैं, अनछुए हैं। और उसी में एक क्षेत्र था कि हमारे बच्चे बात करते थे कि सर हमें प्रबंधन की कोई प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है और न हमें एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता का कोई अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जो चुनौतियां और अवसरों की बात करते हैं, बच्चों को जॉब अच्छी मिलती है, IIT का एक बार टैग लगता है तो दे कैन गेट वट एवर दे वांट, लेकिन कुछ लड़के उससे बहुत ही आगे जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि कैंपस में अगर हम 4 साल बिता रहे हैं तो 4 साल ठीक है, हमें एक डिग्री मिलेगी, लेकिन यही एक अवसर है जो हमारी ऊर्जा अपने उत्कृष्टतम स्तर पे है। हमें लोगों की मेंटरिंग मिल सकती है, एक बड़े ग्रुप के सानिध्य में हम काम करते हैं। तो क्यों ना ऐसे में कुछ ऐसे अवसर प्रदान किए जाए कि जहां पर हम जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बन सके। और हम जानते हैं कि भारत 140 करोड़ जनसंख्या का देश है। हर आदमी अगर नौकरी मांगने लगेगा तो नौकरी देगा कौन? और आप देखते हैं राजनीतिक स्तर पे आरक्षण की बात लेके कितनी रोटियां सेकी जाती हैं, पता नहीं कितने युवाओं को अवसर मिलता है और कितने युवा इसी में अवसर न प्राप्त करने के शायद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन बच्चों की बात से मैं काफी लाभ, मुझे एक तरह से आप कहिए कि मैं मोटिवेटेड हुआ और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया तो लोगों ने कहा ना, दिस इज नॉट ए प्रॉपर फोरम, हम यहाँ पर तो पढ़ाने और डिग्री देने के लिए आए। लेकिन फिर विश्व में अपने अलुमनाई से इंटरैक्ट करने पे एक नाम और लेना चाहूंगा, SK मैनी साहब। रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी उन्होंने बनाई थी, पहली इलेक्ट्रिक कंपनी इंडिया में कार, और वो हमारे यहाँ के थे। तो मेरे चेंबर में बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा कि सर जैसे आप लोग निकले और इतना बड़ा बड़ा काम किए, वो अवसर बच्चों को अगर हम यही देना चाहें तो मैं चाहता हूँ कि एक इंक्यूबेटर बने, एक वातावरण हो जहाँ बच्चे वहाँ बैठे, टेक्निकल मेंटर हो, फाइनेंशियल मेंटर हो, लीगल मेंटर हो, और लोगों को कनेक्ट करके एक अच्छा वातावरण बने। तो उन्होंने कहा मिश्रा देखो, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2-4 चेयर टेबल चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, एक खाली जगह चाहिए, तुम शुरू कर दो। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो आज एक इंक्यूबेटर के रूप में IIT में दिख रहा है वो एक वेयर हाउस था। और जब मैंने शुरू किया उसमें 12 फीट ऊंचा मिट्टी की सतह थी, उसको मजदूरों की तरह आप लोग साफ करते हैं, कितने सांप निकले, कीड़े निकले। स्थिति आई, प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं दिया। इसमें मुझे कहते हुए, उस समय BHU था, IIT BHU नहीं था, लेकिन स्थिति था, प्रशासन को मतलब ही नहीं था ये नई चीज क्या लेके आ रहा है। तो हम लोगों ने शुरुआत की, कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने साथ दिया, और मतलब 2004 से 2008 के बीच में हमने एक ऐसा अवसर क्रिएट किया जहाँ बच्चों को विभिन्न कंपटीशनों में, बिजनेस प्लान कंपटीशन, केस स्टडीज हम लोग खुद कंडक्ट करते थे, पूरी दुनिया से लोग आते थे। और IIT BHU और BHU का होना ही अपने आप में एक
बड़ा टैग है, तो आप चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाइए, चाहे एड वर्ड में चले जाइए, चाहे मूवीज में चले जाइए, चाहे इंडस्ट्री में चले जाइए, सारे उदाहरण मिलते थे और उन्होंने मेरा सहयोग किया और हम लोगों ने एक शुरुआत की। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, हर साल कम से कम 100-150 बच्चे इस फील्ड को ऑप्ट करने लगे और उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियां बनाई और आज देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या सर, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे सवाल है कि स्टार्टअप की बात आजकल बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, तो इसके बारे में जो तकनीकी संस्थाएं हैं ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आज कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, स्टार्टअप की बात तो पहले भी की जाती थी। हमें लगता है यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में जब ये बातें शुरू होती हैं तो कहीं न कहीं लौट के आपके देश में भी आती हैं, लेकिन उसमें कुछ कंक्रीट काम शुरू हुआ हमें लगता है 2014 में, जब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनी एक अलग से। अदरवाइज पहले क्या था कि एमएसएमई में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, हर जगह इसकी बात होती थी, लेकिन एक सिंगल विंडो सिस्टम की कमी थी। और उसी समय मुझे भी हमें लगता है पहले एमएसएमई मिनिस्टर थे कलराज मिश्र जी, और उस समय मैं निस्बत का गवर्निंग काउंसिल मेंबर बना, लेकिन असली अवसर मिला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाद में बने अरोड़ा साहब, वो सेक्रेटरी थे इस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, और हम दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। और रियल जो सारे सहयोग होना चाहिए, स्टार्टअप के लिए एक अलग से वेबसाइट बनी, रजिस्ट्रेशन की तरीके को हल्का किया गया, आसान किया गया, और जितनी तरह के बैंक थे सबको एक जगह लाया गया कि अगर बच्चों को कुछ पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, तो उतनी बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस कर ली जाए कि आपको क्या देना है, कैसे करना है। और प्लस पहली बार नीति आयोग ने भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां यंग मोटिवेटर से लेके सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट एंड मेंटर एक प्लेटफॉर्म पे आए, और सारे जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, पहले तो आईआईटी ने शुरू किया, आईएम से शुरू किया, लेकिन फिर सारे संस्थानों ने अपने यहाँ इसको एक सेंटर पॉइंट माना कि हमारे पास इंक्यूबेटर होना चाहिए, हमारे पास इस तरह के सेल्स होने चाहिए जहाँ इंडस्ट्री कनेक्ट बेहतर करे या एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो। तो कह सकते हैं कि एक प्रयास सार्थक और सही रूप में शुरू हुआ और उसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हुआ। आप देख लीजिए, आईटी मद्रास से जिस तरह का इंक्यूबेशन का इकोसिस्टम शुरू हुआ, आईटी बॉम्बे में शुरू हुआ, आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर होते हुए बीएचयू, आईटी बीएचयू तक कुछ चीजें आती हैं, तो कम से कम अब वो बच्चे जिनके अंदर एक लेवल ऑफ मोटिवेशन है, उनको एक रास्ता मिला, लोगों से कनेक्ट हुए और वो काम शुरू हुआ। अब जहां तक जनरल लोगों की बात है कि अगर समाज में कोई बच्चा बैठा है और वो अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं है, स्टिल इज हैविंग सम आइडिया, और वो चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें, तो अब बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं, टाटा है, विप्रो है, बहुत से ऐसे ग्रुप है जिन्होंने इनक्यूबेटर शुरू किए, एक्सेलरेटर शुरू किए। और अब से यूपी में कोई बंदा बैठा है तो लखनऊ में तो एकेटीयू ने भी एक इनोवेशन हब शुरू किया, और सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं वाइस चांसलर था तो मैंने कहा था इसे एक पॉइंट बनाइए, इंक्यूबेटर तो होना ही चाहिए, और कम से कम 5 स्टार्टअप सबके पास होना चाहिए। तो एक सीरीज शुरू होती है और मुझे लगता है कि अब एक इकोसिस्टम तैयार है। पहले वो बच्चे करते थे जो हाईली मोटिवेटेड होते थे, लेकिन अब वो जमाना आ गया कि जो एवरेज मोटिवेशन का बच्चा भी है वो भी कुछ कर सकता है, और उसका रिजल्ट है। आप देखिए ना कितने स्टार्टअप कंपनियां हैं। देखिए, स्टार्टअप में क्षेत्र में होता है कि फेलियर्स बहुत ज्यादा है। फेलियर्स ज्यादा इसलिए है कि हर कोई सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कर वही सकता है जिसके अंदर एक अल्टीमेट डेडिकेशन हो, मोटिवेशन हो, और प्लस जो होता है उससे बेसिक्स करेक्ट करके रखे हैं, तो वो इसमें सफल होता है। देश में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर छात्रों की बात करें और ग्रास रूट इनोवेटर्स की बात करें तो इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं अपने उदाहरण तो शायद बाद में दूंगा, जिसे डायरेक्टली मैंने मेंटर किया और वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये खाना पूर्ति ही हो रही है कि ये वास्तव में सरकार और संस्थाएं मिलकर कुछ समाज को दे पा रही हैं? अब इस पे बात करते हैं। मैंने एक बार MMUT है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, केमिकल इंजीनियरिंग का अध्यापक हूँ, तो मैं वहाँ चला गया था केमिकल इंजीनियरिंग पे बात करने। लेकिन मेरा ये मन करता है, मैं जब कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार कोई ऑफिशियल काम करने आया हूँ, लेकिन मैं छात्रों से संवाद करूंगा। और उसमें क्या हुआ, जब मैं छात्रों से संवाद कर रहा था तो मैं यही संवाद करता हूँ कि यार तुम नया क्या कर सकते हो। मैं छात्रों से बार बार कहता हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर ऊर्जा है और आप समाज से जुड़े हो, तो आपको क्या करना है कि आप समाज में देखिए समस्याएं क्या क्या है, और जो समस्या तुम्हारे व्यक्तित्व के नजदीक है उस पर लग जाओ तुम, क्योंकि जो तुम्हें पसंद है। और अगर आपने समस्या को समाधान में परिवर्तित कर दिया तो आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा हो गया, एक समाधान पर आधारित एक कंपनी खड़ा हो गई।
तो वही मैं बात कर रहा था, मुझे याद आता है उस लड़के का, एक श्रीवास्तव था, पूरा नाम अभी भूल रहा है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि वो लड़की के अंदर इतना मोटिवेशन हुआ। मैं लौट के आता हूँ बीच 1 महीने बाद वो आता है, कहता है सर मुझे इंटर्नशिप करनी है, कुछ सीखना है। मेरी पीडीएफ स्टूडेंट है, एनपीडीएफ स्टूडेंट नेहा श्रीवास्तव के साथ मैं उसको लगा देता हूँ कि यार करो कुछ, और आपको विश्वास नहीं होगा कि आते ही कहता है सर फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर तो बहुत बनता है, लेकिन अगर मैं इसका इंक्यूबेशन टाइम कम कर दूं, कि जैसे 21 दिन में बन रहा है सर, अगर 7 दिन में बना लें तो हमें लगता है किसानों को बड़ा फायदा होगा। और फिर ये दोनों बच्चे मिलके काम करते हैं और टेक्नोलॉजी सफल होती है, अच्छा काम करते हैं, तो फिर मेरे पास आता है, कहता है सर मुझे इंक्यूबेट कर दीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने उसे भगा दिया। मैंने कहा एक काम जहाँ करते हैं दूसरा वहाँ नहीं करते, अब तुम जाओ दूसरा इंक्यूबेटर खोजो और वहां अपने को प्रूव करो, क्योंकि याद मैं तुम्हें कर लूंगा, तुम्हारे पास चैलेंज कहाँ है कि तुम बता पाओ कि मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूँ। वो आईटी कानपुर जाता है, वहाँ प्रूव करता है, वहाँ इंक्यूबेट करता है, और मुझे लगता है इस बात को बीते 5-7 साल हुए होंगे, अब उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। तो इस तरह की चीजें जो बताते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये खाना पूर्ति नहीं है, आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। ग्रास रूट इनोवेटर्स की बात मैं कर लो, आप विश्वास करता हूँ, मैं दिलाना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 8 पास थे, दर्जा 8, लेकिन उनके पास बहुत से टैलेंट थे। तो मैंने कहा यार ठीक है तुम काम करोगे, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी मेच्योर होगी, उसके बाद वो मार्केट में जाएगी और उसके बाद तुम्हें डिविडेंड्स मिलेगा, विल गेट मनी, बट दैट विल टेक मतलब लॉट ऑफ टाइम। लेकिन तुम्हें सर्वाइवल का कैसे होगा? तो लेकिन उनके पास इतना टैलेंट था कि 8 नए बच्चे को मैंने बनारस के एक रेप्यूटेड इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनवाया। आपको विश्वास होगा, लोगों का विश्वास और डिग्री से दूर हो रहा है, बिना डिग्री के भी काम हो सकता है। वो वहाँ नौकरी करता है, आज इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है, डिग्री नहीं है लेकिन उसके पास काम करने की हर एक काबिलियत है। जैसे बहुत से उदाहरण है, बहुत से प्रोडक्ट आए, बहुत से गाँव में बैठे किसानों ने जो काम किया उसको हम लोगों ने एक तरह से स्टैंडर्डाइज करा के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करा के उसे सरकार द्वारा उसको फंडिंग कराई। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ हर आदमी को, केवल सरकारी फंडिंग पे जो डिपेंडेंट होता है वो बड़ा नहीं होता। आप बड़े तन होंगे जब आपके दांव में दम होगा, आपके प्रोडक्ट में दम होगा, और फिर कोई भी प्राइवेट आदमी जब पैसा लगा दे इसका मतलब आपका क्लेम सही है और तब आप आगे जाते हो। तो यही मैं बार बार कहता हूँ कि केवल फंडिंग शुरुआत में चाहिए, किस लिए चाहिए? सर्वाइवल के लिए। तो फंडिंग की जगह तुम कोई एक जॉब ले लो जिससे तुम्हारा काम चलता रहे और तुम बड़ा काम करो, तो एक तरीके है। तो ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, सरकारी प्रयास सार्थक है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास के जरिए आप बड़े आदमी नहीं हो सकते, आप बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। उसके लिए जरूरी है यू प्रूव एंड गेट फंडिंग थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट, थ्रू एंजल फंडर एंड थ्रू प्राइवेट पार्टीज। सर, लैंड टू लैब या लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या भारत में विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में सर इस पे कुछ काम चल रहा है क्या? देखिए ये फील्ड बहुत ही रोचक फील्ड है, जिसे आप कहें लैब टू लैंड, लैंड टू लैब। होता क्या है, एक जमाना था कि इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ये अपने साइलोज में जी रहे हैं, इंडस्ट्री अपने साइलोज में है, फार्मर्स अपने साइलोज में है, और हर जगह हर आदमी अपने को विद्वान समझ रहा है। मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। सपोज टीके मिश्रा ने 200 SCI पब्लिकेशन कर दिया। एक क्वेश्चन होना चाहिए समाज का कि आपकी इस SCI पब्लिकेशन से समाज को क्या मिला, और आप देखेंगे कि 90% कुछ नहीं मिला। क्योंकि ये हम करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि जनरल शिक्षक इसलिए करता है कि हम पेपर पब्लिश करेंगे, जल्दी प्रमोशन होगा, हम बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे। और पब्लिकेशन अच्छे कहाँ होंगे? जब आप अमेरिका की समस्या पे काम करेंगे, जब आप यूरोप की समस्या पे काम करेंगे। भारत की समस्या पे काम करने के लिए आपका पब्लिकेशन इम्पैक्ट फैक्टर में नहीं होगा, कहीं छप जाएगा, नहीं उसको किसी फायदे का नहीं गिना जाएगा। उसी तरह ये है, किसान काम कर रहा है खेतों में और अपनी प्रैक्टिस से उसने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की, वो कहीं न मार्केट का मुंह देख पाती है, न किसी इंस्टीट्यूशन का मुंह देख पाती है। तो ऑफ लेट को लगा कि हमें आइसोलेशन में नहीं जीना चाहिए। शुरुआत होती है कि इंस्टीट्यूट कहता है मुझे इंडस्ट्री के पास जाना है, और इंडस्ट्री कहता है कि आप मुझे इंस्टीट्यूट के पास इसलिए आना है कि लड़के जो पढ़ के आ रहे हैं वो हमारे काम का नहीं पढ़ के आ रहे हैं। तो एक होता है ना कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो इंस्टीट्यूशन को पता चले, इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है वो इंडस्ट्री को पता चले, वहाँ का वर्कर यहाँ आए, यहाँ का टीचर वहाँ जाए, स्टूडेंट एक्सचेंज हो, वर्कर एक्सचेंज हो। और इसी तरह जैसे एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो, तो किसान जो अपने प्रैक्टिस से इतने दिनों के एक्सपीरियंस में जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, आप इसे अपने लैब में टेस्ट करो। वो भी कहता है कि हमने नई प्रजाति का
धान बनाया है, एक नई प्रजाति का गेहूं बनाया है, एक नई प्रजाति की सब्जी बनाई है, आप उसको टेस्ट करो, वैलिडेट करो और उसे मार्केट में आने दो। उससे क्या होगा कि किसान का उत्साह बढ़ेगा और एक पेटेंट जैसे होता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसमें भी उनकी एंट्री होगी और वो बड़ा काम कर सकते हैं। और अब ऐसा होने लगा है और आपको बहुत से ऐसे वैज्ञानिक मिलेंगे जो कभी कॉलेज नहीं गए हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। तो लैब टू लैंड हम लोगों ने शुरुआत की, मुझे लगता है 2001 के आसपास, जब हम लोगों ने फोरम फॉर पीपुल्स नॉलेज की स्थापना की और वहां पर जितने इस तरह के साइंटिस्ट थे जो पहले स्वनाम धन साइंटिस्ट कहा जाता था, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती थी, कोई टैग नहीं होता था, उनको बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिलने पड़े। अब मतलब ICAR और DST जैसी संस्थाएं भी उनको एक अलग सम्मान देने लगी और उनको फंडिंग देने लगी। तो हम कह सकते हैं कि इस पे काम हुआ। सर, आपका इतना विशद अनुभव है, आपने बहुत सारे काम किए हैं जो देश के विकास में वो आज बहुत फलदायी साबित हो रहा है, ऐसा हम लोगों ने महसूस किया है। तो मैं चाहूँगा कि आपके स्वयं के अनुभवों से या आपके ग्रुप के द्वारा कुछ ऐसा अच्छा कार्य हुआ है तो कृपया आप उसे बताएं, ताकि आज की भारत की युवा पीढ़ी आपके इन कामों से प्रोत्साहित हो और उसका कुछ लाभ ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था। अभी हम केवल केंद्रित होंगे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, उद्यमिता से संबंधित बातों को करेंगे। ज्ञानेंद्र पांडे याद आता है मुझे। आपको मैं एग्जांपल दूंगा। एक लड़का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ के सोचता है कि गांव में बिजली कैसे दो, बिहार का रहने वाला, बहुत से जगह बिजली है ही नहीं। तो उसका ध्यान जाता है कि बिहार में धान बहुत होता है और धान की भूसी किसान यूं ही फेंक देता था, 1 पैसे नहीं मिलते थे उसके, क्योंकि उसकी गाय भी नहीं खाती थी, वो गड़ जाता था। आप समझ रहे हैं, उसमें सिलिका इतना ज्यादा होता था। तब उसे लगा कि अगर इसको मैं जलाऊं, गैसिफाई करूं और इसे बिजली बनाऊं तो कुछ फायदा हो सकता है। आप देखिए, समस्या को समाधान में परिवर्तित करके उसने धान की भूसी से बिजली बनाई और बिहार में बांटना शुरू किया ग्रिड पे। तो आपको विश्वास नहीं होगा, जो धान की भूसी फेंक दी जाती थी वो 6 रुपए किलो बिकने लगी। आप सोचिए, भारत में इतना धान की भूसी होती है कि उससे केवल धान की भूसी से 1,45,000 गांव को बिजली दी जा सकती है। तो बायोमास का एक एनर्जी पोटेंशियल उसने शुरू किया, अच्छा काम हुआ। अब धान की भूसी से बिजली बनने लगी, उससे राख बची। अब आप देखिए, राख बची तो राख को सीमेंट में मिला के ब्लेंडिंग करके कार्बन क्रेडिट किया गया। लेकिन फिर उसी समय मेरे 3 स्टूडेंट, निखार जैन, तन्मय पांड्या और अभिषेक पोद्दार, 2008-2009 बैच केमिकल इंजीनियरिंग, जो गेल और BPCL में जॉब कर रहे थे, वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर पैसा तो बहुत मिल रहा है, जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं है, तो हम लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं सर, आपके साथ काम करना चाहते हैं। तीनों नौकरी छोड़ के वापस आए और हमने उनको जान दिया कि धान की भूसी की रैक, इससे कुछ बनाओ। अब आपको बता दें, चूंकि धान की भूसी में सिलिका होगा तो सिलिका राख में भी होगा, सिलिका तो चलेगा नहीं। और अभी जो ग्लास पैनल्स हम बनाते हैं वो सिलिका सैंड से बनता है। सिलिका सैंड से ग्लास पैनल बनाने में बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है, तो एनर्जी ज्यादा लगती है और वातावरण में प्रदूषण भी फैलता है। तब उन्होंने एक बहुत ही वेनाइन प्रोसेस बनाया। हमने एक रिएक्टर फैब्रिकेट किया, डिजाइन किया और उस धान की भूसी की राख से प्रेसिपिटेंट सिल्का बनाया। उसके लिए उनको DST लॉकहीड मार्टिन अवार्ड 2015 का मिला। और आपको बता दें कि ये सिल्का की फैक्ट्री फिर उन्होंने गुड़गांव में लगाई, पंजाब में लगाई, गुजरात में लगाई। और फिर यही बच्चे, भारत में मेम्ब्रेन नहीं बनता, हम मेम्ब्रेन कितनी बात करते हैं, इतना मेम्ब्रेन कहाँ से आता है? कोरिया से आता है, US से आता है। उन बच्चों ने मेम्ब्रेन बनाना शुरू किया। तो आप अब तो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में जितने भी केमिकल्स होते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण हुए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ एनर्जी के क्षेत्र में। गौरव केडिया, ये नाम है, 2002 बैच का मेरा स्टूडेंट, आजकल वो चेयरमैन है इंडियन बायोगैस एसोसिएशन का। और हमने और केडिया ने मिलके सबसे पहले बायोबॉक्स बनाया, एनर्जी जहाँ पर किचन वेस्ट और जितना सीवेज वेस्ट से अगर आप चाहो एनर्जी में कन्वर्ट करो, तो पहले मेट्रो स्टेशन पे लगे, राष्ट्रपति भवन में भी लगे। तो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो 2000 के पास आउट थे, उनको सामाजिक प्रॉब्लम में भी काम करने का आनंद आता था। तो एक सुरेश शुक्ला है, उसकी वाइफ महाराष्ट्र की थी, सोनल, दोनों मल्टीनेशनल्स में थे। लेकिन अचानक उनको लगा कि ये स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन तो बड़े लोगों के लिए ठीक है, आप जानते हो क्या देखना है क्या नहीं देखना है। लेकिन 11 साल की लड़की या 10-12 साल का लड़का, उसके हाथ में स्मार्टफोन आए और गलती से वो गलत जगह चला गया। हम सब जानते हैं जिस तरह की पोर्नोग्राफी है, सब कुछ है। तो हम लोगों ने इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बार जब मैंने पता किया कि इसको रोका क्यों नहीं जा रहा,
तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था और वहां पर सरकार कह रही थी इसे रोका ही नहीं जा सकता, आपको विश्वास नहीं होगा, सुरेश और सोनल ने उस पर काम करना शुरू किया और हम लोग मिलके हमने एफिडेविट दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसे रोक सकते हैं। और अंत में हमने केस जीता, लेकिन उनके पास इतना पैसा था कि वो सफल हुए नहीं। फिर उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कहा रोकेंगे, बाकियों को नहीं रोकेंगे। फिर 98 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीओ मुद्दे कॉग्निजेंस लेके वो 860 वेबसाइट का हमने लिस्ट बनाया था, उसको बैन किया। लेकिन स्थिति आप समझ ही रहे हो, समाज में गंदगी और बुराई से आप लड़ते हैं तो जीत के भी हारते हैं। बहुत से उदाहरण हैं, बनारस में बहुत से ऐसे तालाब होंगे, बहुत से ऐसे बगीचे हैं जो हाई कोर्ट तक मैं गया हूँ, लड़ा हूँ, मैं जीत के आया हूँ। और बनारस में एक बहुत ही डायनेमिक डीएम होते थे, लोग कहते थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उनके जमाने में भी मैंने मतलब कानून को मरते देखा कि कैसे हम मुकदमा जीत रहे हैं लेकिन जो अपराधी है वो अंत में वही जीतता है। लेकिन इससे हारने की बात नहीं है। ये उदाहरण मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उदाहरण बहुत है। मैंने आपको और भी बताया, मानस नंद उड़ीसा में, रीठा से लड़कियां और महिलाएं हमारे घर की बाल धोती थी पहले, लेकिन लोग उसको भूल गए थे। केवल केमिकल लीनियर अल्काइल बेंजीन और क्या क्या सर्फेक्टेंट होता है, हम उसको यूज करते हैं, अपने शरीर को खराब करते हैं, वातावरण को खराब करते हैं। मानस ने उड़ीसा में आदिवासी महिलाओं के सहयोग से रीठा इकट्ठा करना शुरू किया, उससे डिटर्जेंट बनाया। हमारा एक स्टूडेंट दिनेश मंत्री महाराष्ट्र का, कोरोना आने से पहले उसे चिंता हो गई थी कि जो हम पेस्टिसाइड और जो गंदी चीजें रसायन जा रहे हैं आपके फल में सब्जियों में, उससे कैसे बचे, उसको नीच करके बाहर निकालने के लिए उसने भी सैसे बनाए। जैसे बहुत से प्रोडक्ट है जिनके हम आपके सामने जिक्र कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की और बच्चे ही थे जो मुझे यहाँ ले आए। मैं अगर कहता हूँ राघव कंसल की मैं आज भी याद करता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, आईटी की फील्ड में काम करने की इच्छा थी, 2007-8 की बात है। उसने कहा सर कुछ एक जगह दे दीजिए जहां हम बैठ के, इंटरनेट हो, हम आप सब लोग बैठे और कुछ शुरुआत हो। वो बच्चे हैं जो जड़ में है, जो न्यू में है और जिसपे आज बुलंद इमारत खड़ी हो रही है। उसी बीएचयू में जहाँ एक इंक्यूबेटर बनाने के लिए केवल एक पंजाब सिंह जैसे कुलपति थे जिन्होंने सहयोग किया, उनके जाने के बाद सहयोग भी बंद हो गया था। उसी बीएचयू में आज 5-5, 6-6 इंक्यूबेटर है। सब लोग इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और अगर मेरा नाम अगर अब लेना भी लोग बंद कर दें तो मुझे संतुष्टि है, क्योंकि हमने कुछ कर पाया। और अब गाँव में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गाँव में इंक्यूबेटर की बात हो रही है। गाँव में ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करें जहाँ बच्चे इकट्ठे हों, एक अच्छे वातावरण में बैठें और कुछ नया कर सकें, क्योंकि सबसे बुरी स्थिति इस समय गाँव में है, पलायन हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है, छूट के वही बच रहे हैं जिनको कुछ नहीं है। तो अगर वहाँ कुछ दे पाएं तो हम और आप मिलके इस लड़ाई में आगे बढ़े तो समाज का भला होगा और देश का भला होगा। थैंक यू वेरी मच। सर, आज का ये पॉडकास्ट इतना शानदार रहा, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतना इंसाइटफुल बातें बताई कि निश्चित तौर पर हमारी युवा पीढ़ी, हमारे देश के लोग, एजुकेशन सेक्टर के लोग सभी इससे लाभान्वित होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।